जीवन में जब कुछ अनमोल हासिल होता है तो हमें बहुत खुशी होती है और इस उपलब्धि के लिए हम जय आरसीएम। आप सभी का वेलकम करता हूं और आज एक बहुत खास दिन है 21 जून। आज हम सभी की रोल मॉडल पिन, एक डायमंड पिन और रियल डायमंड आदरणीय गुरुदेव श्री वत्स साहब के साथ मुलाकात करने वाले हैं और गुरुदेव टाइगर टीम के बीच आ रहे हैं, तो हमें अपना स्माइल और वीडियो के साथ गुरुदेव का स्वागत करना है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारी इतनी छवि ही गुरुदेव के पास जाएगी, उसी से पता चल जाएगा गुरुदेव को। अपने डायरी पेन लेके बैठ जाइए, कमर कस लीजिए और बहुत कुछ आज खास होने वाला है। और मैं तो बहुत उत्साहित हूं जब से गुरुदेव ने बताया कि वत्स सर का स्पेशल टाइम मिला है। और थोड़ा सा हम फरीदाबाद चलते हैं आदरणीय श्री सुनील सर के पास। जी सुनील सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम जगदीश जी। जय आरसीएम। ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग सर। आज गजब होने वाला है सर। आज वो हस्ती आ रही हैं जिनको मिलने के लिए लोग तरसते हैं। आज सर का स्पेशल टाइम मिला। मैं अगर अपनी बात करूं तो पलवल के पास हथीन में एक राम मंदिर धर्मशाला में सर का पहला प्रोग्राम देखा था और सर से ऑटोग्राफ लिए थे। और उस समय कैसेट हुआ करती थी, तो सर ने मेरी डायरी पे लिखा था बी कोर टीच कोर, बोला ये वाली कैसेट जरूर लेके जाना, और वो मैं लेके आया था। वहां से सर को देखा है, सर की पर्सनैलिटी टोटली चेंज हो चुकी है। पहले सर अलग तरह के दिखते थे, अब अलग दिखते हैं। और सर ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो किया है उसे आने वाली सदियां याद रखेंगी। सर ने एक कदम आगे बढ़ाया और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इकट्ठा किया। गाइडलाइन में भी सर का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आज उस तरह की शानदार पर्सनैलिटी, विजनरी, क्योंकि सर हमें उतना दिखता है उतना हम बताते हैं, पर आज सर डायमंड के आगे की क्या दिखाई देता है, क्या चीजें होती हैं, वो आज सर के माध्यम से हमें देखने और सुनने को मिलेंगी। और आज बहुत जबरदस्त प्लानिंग होने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओवर टू यू जगदीश जी। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गुरुदेव की सीडी और सेमिनार से, ट्रेनिंग से हम बहुत प्रभावित हैं। और अब चलते हैं हम राजस्थान, दिनेश चंद सर के पास। जी सर, जय आरसीएम। जगदीश सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी एनर्जी को देखकर। मैं भी बिल्कुल चेहरे के ऊपर जो चमक नजर आ रही है, तो बहुत कुछ धमाल होने वाला है यार। क्योंकि आज जितने भी हमारे बीच में हैं सभी सीनियर लीडर्स हैं, सभी ने जीरो से अपने बिजनेस को उठाया है। और आज हिंदुस्तान की वो शख्सियत हमारे बीच में आ रही है जिन्होंने उस समय पर आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की थी, जब आरसीएम के अंदर केवल मात्र एक पेंट पीस हुआ करता था। और हम लोगों के सामने इतने सारे प्रोडक्ट हैं, और आज उन्होंने हाईवे बना के तैयार किया, जहां उन्होंने जैसा सुनील सर बता रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जो उन्होंने करके दिखाया है, वाकई में आने वाले समय के अंदर पूरी दुनिया को जो एकजुट करके उन्होंने दिखाया है, ये बहुत बहुमूल्य हमारे लिए। क्योंकि सर का जो एक सबसे बड़ा जो चैप्टर चल रहा है यंगस्टर के लिए, तो यंगस्टर के लिए इतना बड़ा प्रेरणा स्रोत बनकर गुरुदेव हमारे बीच में आए। और साथियों, मैंने उनकी एक सीडी सुनी थी, 5 साल या 45 साल, मैं उस समय पर जॉब कर रहा था। और जब उनकी ये सीडी सुनी थी, तो उस समय पर एक विचार दिमाग में आया था कि 45 साल तो काम नहीं करना भाई, 5 ही साल करना है। और बहुत यूनिक एजुकेशन उस समय पर सर ने दी थी। तो आज हमारे लिए बहुत बहुमूल्य समय है, क्योंकि गुरुदेव का समय कितना बेशकीमती है। हम सब टेक्निकल अचीवर हैं, हम जानते हैं कि उनका एक एक समय, एक एक मिनट कितना बहुमूल्य हमारे लिए। तो सभी साथियों से तो मेरी बस रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी डायरी पेन लेके साथ में बैठे, वीडियो जरूर ओपन करके रखें। और जो उन्होंने बताया सर, उनका 20 सालों 21 सालों का तजुर्बा है, तो एक एक लाइन के अंदर बहुत बड़ा दम है, बहुत बड़ी ताकत है। तो हम सबको बिल्कुल ध्यान से सुनना है और बिल्कुल डिस्टरबेंस ना करते हुए हम आगे की कार्रवाई के लिए मैं चाहूंगा कि जगदीश सर को हैंड ओवर करना प्लीज। थैंक यू जगदीश जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अब हम चलते हैं गुरुग्राम, यूथ आइकन ऑफ इंडिया। जी सर, आशीष सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म पे आप जो इतना प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। ग्रेट मॉर्निंग टाइगर्स, वेलकम ऑल टाइगर टीम, पॉल पिलर्स। देखिए सर, जिस प्रकार किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए, मजबूती से आगे ग्रोथ के लिए उसके लीडर्स का सक्षम, डिसिप्लिन और ग्रोइंग मोड में होना जरूरी है। और मैं अपने आप को लकी महसूस करता हूं कि मुझे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे लीडरशिप के अंतर्गत काम करने का अवसर मिला है। टुडे इज
आज एक बहुत ही एजुकेशनल और नॉलेजफुल और विजन भरा दिन होने वाला है, क्योंकि आज एक बहुत ही खास शख्सियत हमारे बीच आने वाली है। एक ऐसी शख्सियत जिनका विजन और जिनके कमिटमेंट की नॉट ओनली आरसी बिजनेस बल्कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कायल है। एक ऐसी शख्सियत जिनके हर प्रयास ने इस इंडस्ट्री को मजबूत और एक साथ जोड़े रखने के लिए प्रयास किया है। एक ऐसी शख्सियत जिनकी सादगी और सरलता से उन्होंने हिंदुस्तान लेवल पे, इंडिया लेवल पे अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे मेंटोर है, वो हमारे कोच हैं। आज हमें इस इंडस्ट्री की बारीकियां उनसे सीखने का अवसर मिलेगा। हो सकता है गुरुदेव लेवल में डायमंड है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उनकी क्वालिटी पारस से मिलती जुलती है। जिस प्रकार डायमंड तो सिर्फ अपने आप कीमती होता है, लेकिन पारस के अंदर एक क्वालिटी होती है, जो उस पारस के संपर्क में आ जाता है वो पारस उसकी भी कीमत को बढ़ा देता है। तो गुरुदेव के अंदर कुछ वैसी ही क्वालिटियां हैं जो आज आपकी और हमारी कीमत को, वैल्यू को बढ़ा सकती है। और आने वाले दिनों में हम कैसे इस इंडस्ट्री के नए मुकाम और अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, आज हमें वो सीखने का, जानने का अवसर मिलेगा। वंस अगेन हम शुक्रिया अदा करेंगे गुरुदेव का कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया ताकि हमें इस इंडस्ट्री में आगे के मार्गदर्शन दे सके। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू यू जगदीश जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू। और अब हम बुलाने जा रहे हैं कोच ऑफ टाइगर टीम गुरुदेव को। तो एक बार डिजिटल क्लैपिंग के बीच हम गुरुदेव को माइक हैंड ओवर करते हैं। जी गुरुदेव, वेलकम। जय आरसीएम गुरुदेव। ग्रेट मॉर्निंग टाइगर लीडर्स, ग्रेट मॉर्निंग। और जैसा कि टाइगर टीम की पहचान है कि हम पंचुअल रहते हैं, और सर से हमने वादा किया था कि एग्जैक्ट हम 9 o'clock सर को बुलाएंगे बिना टाइम को वेस्ट किए। 3 मिनट बाकी हैं अभी। और दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास दिन है क्योंकि खास ही लोगों को बुलाया गया है। आज ओनली टाइगर टीम की फ्रंट लाइन आज मेरे सामने है। और फ्रंट लाइन बोलते हैं कि फौज में फ्रंट लाइन ही मजबूत होनी चाहिए, इसलिए ओनली टेक्निकल अचीवर को बुलाया गया है। आज हम मिलने जा रहे हैं उस सक्सेस की बेमिसाल व्यक्तित्व से जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आरसीएम में जमीन से उठ के उच्चतम लेवल को जिन्होंने हासिल किया है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लीजेंड जाने जाते हैं, तो हम उनका दिल से वर्चुअल तालियों से सम्मान करते हैं श्री सुरेंद्र जी वत्स का। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां, वर्चुअल तालियां। और वत्स जी के बारे में दोस्तों कितना भी कहूं, आज उनके लिए कोई परिचय के मोहताज नहीं है, सब कम पड़ जाएंगे। हमारे सामने वो एक एग्जाम्पल हैं, एक रोल मॉडल हैं। पूरे भारत में नेटवर्क को फैलाने और अपने नेटवर्क को लगातार बढ़ाने के लिए वो बहुत ही फेमस हैं। आज के समय में वो चलती फिरती डायरेक्ट सेलिंग की यूनिवर्सिटी हैं। डायरेक्ट सेलिंग की गहराई को जानते हैं और डायरेक्ट सेलिंग के विजन को वो समझते हैं कि आने वाले समय में न केवल वर्ल्ड में बल्कि हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे बिजनेस को कैसे रैपिड ग्रोथ मिले और कैसे कुछ चीजों को हम कहाँ पे मिस कर रहे हैं जिनके कारण हमारी ग्रोथ की स्पीड कैसे बढ़ेगी। क्योंकि मैं समझता हूं एक विशेषज्ञ ही आपको सही रास्ता दिखा सकता है। और हम बहुत लकी हैं कि सुरेंद्र वत्स जी हमारी ग्रेट अपलाइन है और हमेशा से हमें उनका सानिध्य और प्यार मिलता रहा है। जब भी हमें जरूरत होती है वो हमें गाइड करते हैं और आज हमें बताने वाले हैं कि हमारा विशाल नेटवर्क कैसे होगा। तो आज वो हमें बताएंगे कि मौजूदा हालात में हमें कैसे अपनी ग्रोथ को बढ़ाए रखना है। सो मैं बिना विलंब किए हुए पूरे सम्मान के साथ आज हम पूरे सम्मान के साथ बुलाने जा रहे हैं द लीजेंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, द मैन हु इज ए रियल ह्यूमन। वो जानते हैं कि इंसान की कदर क्या हो। The dynamic personality, the real diamond of RCM, श्री सुरेंद्र जी वत्स। वेलकम सर। जोरदार तालियों से सभी साथी वेलकम करेंगे, वर्चुअल तालियों से। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं बड़े अचीवर्स में इतना सारा उत्साह बहुत कम देखने को मिलता है। एक्चुअली जब हम लोग नए नए होते हैं ना तो हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है, पिन लेवल बढ़ता चला जाता है, डाउनलाइन बढ़ती चली जाती है, यस सर कहने वाले ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो वो एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है और कहीं ना कहीं उसका असर हमारे बिजनेस पे भी पड़ता है। लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ कि जब से मीटिंग स्टार्ट हुई है ज़बरदस्त एक्साइटमेंट, उत्साह आप लोगों ने बरकरार रखा है।
और वो होना भी चाहिए, क्योंकि ये टाइगर टीम है और टाइगर मतलब जवान हो या बूढ़ा हो जाए, बूढ़ा मतलब वो सीनियर हो जाए, लेकिन उसका जो एक्साइटमेंट है और वो टाइगर सिप है, उसके जो टाइगर के गुण हैं वो उसके लास्ट मोमेंट तक रहते हैं, और इसको आप बरकरार रखिएगा। और रामकिशन जी जैसी पर्सनैलिटी अगर आपके साथ में है, जो खुद डिफेंस में रहे हैं और डिफेंस में जोश क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, उन्होंने जिया है, और वो कहीं ना कहीं टाइगर टीम में हमेशा झलकता है। तो दैट्स ग्रेट। मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ आप सब लोगों से मिलके, और कुछ खास बात आज हम लोग करने वाले हैं। एक तो मैं बहुत अच्छी चीज़ क्या देख पा रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों के वीडियो ऑन हैं अभी तक, और जिनके ऑन नहीं हैं तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, जैसे पहले अनुरोध किया गया है, कि वो अपने वीडियो ऑन करने की स्थिति में पहुंचे, ताकि हम लोग एक एग्जाम्पल ये बनाएं कि भाई टेक्निकल चीयर्स की हमारी जो मीटिंग थी उसमें सब लोगों के वीडियो ऑन थे। 100% वीडियो होना वो भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड बनाने वाली बात है। तो आज जो हम बातचीत करेंगे सर, हम बातचीत करेंगे टेक्निकल पे, तो हम लोग पहुंच गए सभी लोग, पर्ल एंड उससे ऊपर वाले लेवल पे हैं। अब इससे आगे हम लोग कैसे जाएं? जर्नली बिजनेस में आपका भी अनुभव रहा होगा अब तक, मेरा थोड़ा सा ज्यादा अनुभव है। क्या होता है कि शुरुआत जब कोई व्यक्ति करता है, शुरुआत में उसको आप एक बड़ा प्रोग्राम दिखा दो और अपलाइन की गाड़ी वाड़ी दिखा दो, तो उसका जो जोश है ना वो नेक्स्ट लेवल का आ जाता है, एक्साइटेड, फुल एकदम चार्ज अप। और वो इतना चार्ज अप होता है कि उसके सामने कोई भी आ जाए, अगर उस समय प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएगा ना, उसको भी वो आरसीएम का प्लान दिखा देगा। लेकिन ये जो एक्साइटमेंट का समय है ये लंबे समय तक नहीं रहता है, धीरे धीरे ये कम होने लग जाता है। और जब वो रॉयल्टी पे पहुंच जाता है, रॉयल्टी की चूंकि हमारे यहाँ प्रमोशन बहुत ज्यादा है, तो रॉयल्टी पे जब अधिक व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसके काम करने के तरीके में, उसकी कमिटमेंट में, उसके लर्निंग एटीट्यूड में, बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ता है। और आप सब लोग देखेंगे कि आपकी टीम में रॉयल्टी चीयर्स की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन टेक्निकल चीयर्स गिने चुने लोग रहते हैं। तो वो एक पहला बैरियर है जहां पे व्यक्ति रुक जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ता है। और टेक्निकल पे भी आने के बावजूद, जैसे कोई व्यक्ति पर्ल लेवल पे आ गया है, मतलब रॉयल्टी पे लोग कितना 5-5, 7-7, 10-10 सालों से मैं रॉयल्टी पे देख रहा हूं लोगों को, मतलब 10 साल से रॉयल्टी पे अटका हुआ है बंदा। और वैसे ही पर्ल पे जाने के बाद में लोग वहीं अटक जाते हैं, जैसे उनको ये लगता है कि भाई बस ये तो एक परमानेंट सीट है, बस इसको नहीं छोड़ना मुझे। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, लीडरशिप इज एन एक्शन नॉट पोजीशन। लीडरशिप जो है ना वो एक्शन है, वो कोई पोजीशन नहीं है कि आपको कोई पिन मिल गया, कोई लेवल मिल गया और आप वहां पे विश्राम करने लग गए कि बस अब कुछ नहीं करना है। तो लीडरशिप का तो मतलब ही ये है कि आप मूवमेंट में रहें, एक्शन में रहें, अपने लेवल को चेंज करें, अपनी अपनी स्किल्स को डेवलप करें। एक्शन रहना चाहिए आपके हमेशा अंदर में और बाहर में। तो पर्ल पे, स्टार पर्ल पे, सभी जगह ऐसा ही होता है। तो अब हमारा एक्चुअली देखिए, ये जो सारी चीजें हैं ना, जो हम लोग आगे बढ़ नहीं पाते और कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो बेसिक अंतर क्या है उनका, अगर हम लोग तुलना करेंगे दोनों के काम करने के तरीके में, अगर हम तुलना करेंगे तो हम ये पाएंगे जो सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो उनकी जो सोच है, उनके माइंड में जो विचार आते हैं, वो एक बड़ा कारण बनते हैं। किसी व्यक्ति के माइंड में विचार आ रहे हैं कि यार बस बहुत हो गया, अभी 40-50 हजार रुपया महीना आने लग रहा है, बस ठीक है, काम चल जाएगा, थोड़ा सा वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और जो लोग, जिनके विचार ऐसे रहते हैं कि नहीं अभी पर्ल तो आ गया, अभी स्टार पर्ल जाना है, एमराल्ड जाना है, स्टार रूबी मेरा टारगेट है, आरसीएम बिजनेस की जो कोर टीम है, जिसको इतना सम्मान मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, तो उस कोर टीम का हिस्सा बनना है मैं। तो जिसके विचार इस प्रकार के चलते रहते हैं, तो विचारों से ही आपके वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से ही आप एक्शन में कन्वर्ट होते हैं, और वही आपका डेस्टिनी बन जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आप सबसे कुछ इसी विषय पे आज मैं बातचीत करना चाहता हूं कि अब हम लोग यहाँ पे हैं, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, जिस भी लेवल पे हम लोग, अब इससे आगे की यात्रा हम लोग कैसे करें।
हम लोग करना तो चाहते हैं सब लोग, ये तो तय है। आपका यहाँ पे टाइम से उपस्थित होना ही ये बताता है अपने आप में कि आप उस रास्ते की तलाश में तो हैं। वो रास्ता अगर आपको मिल जाएगा तो आप उस पर आगे बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए जो मुझे लग रहा है सबसे पहली चीज हमारे अंदर में होनी चाहिए, वो होना चाहिए अपने लेवल को चेंज करने का पागलपन। एक भूख होनी चाहिए जिसको हम बर्निंग डिजायर बोलते हैं ना, वो सबसे पहली योग्यता एक व्यक्ति के अंदर में होनी चाहिए कि मुझे किसी भी लेवल पे अपना जो ये लेवल है ना, जिसको मैं 2 महीने से या 2 साल से मैं उठाए हुए हूं, उसको मैंने चेंज करना है। सतीश पंडित जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। सतीश पंडित जी ने 90 दिन में रॉयल्टी को प्राप्त कर लिया था। रॉयल्टी मिलने के बाद में टेक्निकल जाने पे थोड़ा सा समय लगता है। 8% रॉयल्टी भी चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए, और सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहती बिजनेस में। तो टेक्निकल का जो हम लोगों ने प्लान किया था, मैंने और पंडित जी ने मिलके, कि भाई अब रॉयल्टी आ गई है और इसके बाद में हम लोग 2 महीने के बाद 8% स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में हम लोग टेक्निकल पहुंच जाएंगे। लेकिन टेक्निकल उतना जल्दी गए नहीं, उसमें थोड़ा टाइम लग गया, अच्छा खासा टाइम लग गया, शायद 1 साल से भी ज्यादा समय लग गया पंडित जी को टेक्निकल जाने में। तो पंडित जी के अंदर में मैंने वो तड़फ देखी बड़ी नजदीक से। पंडित जी की एजुकेशन तो हम सब लोग फॉलो करते हैं, उनको सुनते भी हैं, लेकिन उसके पीछे जो उनकी तड़फ थी कि बीइंग ए लीडर मुझे अपने लेवल को चेंज करना है। मैं अगर अपने लेवल को चेंज नहीं कर पाया तो फिर मैं शिक्षा देने के, लोगों को बोलने का हकदार हूं ही नहीं। और वो मेरे से जब उनकी बातचीत होती थी तो वो बेचैनी उनमें रहती थी और वो मुझे बोलते थे कि सर आप बताओ मुझे क्या करना है, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे टेक्निकल चाहिए, मैं इतना समय वेट नहीं कर सकता इसके लिए। तो वो कहीं ना कहीं वो तड़फ हमारे अंदर में होनी चाहिए। और मैं अगर अपने आप से भी रिलेट करता हूं, मैं अगर देखता हूं कि मैं आज अगर इस लेवल पे हूं तो उसमें सबसे बड़ी क्या है, वजह क्या है, उसमें मैं एक घटना याद मुझे आती है। वो घटना है भीलवाड़ा की मिलन वाटिका में एक प्रोग्राम था 20 अक्टूबर 2002। तो मुझे तो ध्यान नहीं कि क्या आप सब में, रामकिशन जी आपकी ज्वाइनिंग कब की है सर? 2002 की है या उसके बाद की है सर? आप म्यूट हैं सर, म्यूट हैं आप म्यूट हैं सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर। हाँ, मेरी ज्वाइनिंग 2005 की है सर, लेकिन भीलवाड़ा मिलन वाटिका में पहले 1 या 2 तारीख को प्रोग्राम होता था, उसमें गए हुए हैं। अच्छा, राइट राइट। नहीं, ये जो प्रोग्राम जिसकी मैं बातचीत कर रहा हूँ ना सर, ये एक स्पेशल प्रोग्राम था। एनिवर्सरी नहीं, ये एनिवर्सरी भी नहीं थी सर, एनिवर्सरी के पहली एनिवर्सरी के बाद ये प्रोग्राम हुआ था। और इस प्रोग्राम में 3 प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे, मतलब कंपनी ने पहली बार एफएमसीजी इंट्रोड्यूस किया था और 3 प्रोडक्ट थे, बाथ सोप, डिटर्जेंट के, कपड़े धोने की साबुन, नहाने की साबुन, और तीसरा था टूथपेस्ट। ये 3 प्रोडक्ट उस प्रोग्राम में लॉन्च किए थे। और वो प्रोग्राम इसलिए भी मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस प्रोग्राम से पहले मैं मालदा टाउन गया था। मालदा टाउन मेरा एक बहुत, मतलब मैं ये मानता हूं कि वो मेरी कर्म भूमि रही है, वहां बहुत ज्यादा मैंने काम किया। तो मालदा टाउन में मैं गया और मालदा टाउन में मैंने छोटी छोटी होम मीटिंग्स की और वहां से होम मीटिंग करके कुछ लोगों को मोटिवेट करके मैं भीलवाड़ा लेके आया। मालदा टाउन गया किस लिए? लोगों को भीलवाड़ा लाने के लिए। हम लोग लोगों को बोल देते हैं कि यार मीटिंग में आ जाना बस तुम। मैं मालदा टाउन गया, लोगों से मीटिंगें की, बातचीत की, 7-8 दिन वहां वर्किंग की। फिर हम लोग दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से उस समय जो ट्रेन चलती थी वो चलती थी ये छोटे वाली ट्रेन, मीटर गेज। उसमें मेरे ख्याल से 14, 15 या 18 घंटे कितना टाइम लगता था मुझे अच्छे से ध्यान नहीं, लेकिन बहुत टाइम लगता था। और उस ट्रेन में हम लोग गए, भीलवाड़ा पहुंचे हम लोग। और सतीश पंडित जी को मैंने प्लान दिखा दिया था, उन्होंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन मैं चाह रहा था कि वो एक बड़ा फंक्शन देखें, तो उनसे मैंने बोला कि आप भीलवाड़ा आइए। तो बोले ठीक है जी मैं आ जाऊंगा, क्योंकि वो एमबीए की बैकग्राउंड से थे तो वो फंक्शन की इंपॉर्टेंस के बारे में जानते थे।
तो मैंने अत्री जी और दीक्षित जी को बोला, मैंने कहा आपने उनको लेके आना है गाड़ी में। तो टाटा सुमो चलती थी उस समय, तो टाटा सुमो में वो पंडित जी को लेके आए और प्रोग्राम हुआ। तो उस प्रोग्राम की खास बात बताता हूँ मैं, क्या बदलाव मेरी जिंदगी में आया। वो एक बड़ा प्रोग्राम था मेरी लाइफ का। छोटे छोटे प्रोग्राम्स तो मैंने देखे थे, बड़ा प्रोग्राम मतलब बिल्कुल खुले आसमान में, आसमान के नीचे, साउंड सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग, बढ़िया स्टेज बना हुआ लंबा चौड़ा, तो एक अलग तरह का प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो हम लोग बड़े एक्साइटेड थे, मैं कई सारे लोगों को लेके गया हुआ था और उस प्रोग्राम में अचीवर्स को बुलाया गया। तो जब अचीवर्स को बुलाया गया तो एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं मेरा क्या लेवल था उस समय, लेकिन जब मेरे लेवल वाले लोगों को वहां पे बुलाया गया तो मेरा जो नंबर है वो स्टेज पे पहली लाइन में नहीं आया, अपितु जैसे ज्यादा लोग हो जाते हैं ना तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो तीसरी लाइन में पीछे मेरा नंबर आया कहीं ना कहीं। और वहां फोटो वोटो खींच रहे थे सब कुछ, मैं तो एडियां उठा के मैंने अपना चेहरा ऊपर करने की कोशिश की कि यार कम से कम चेहरा तो दिखे, फोटो तो आ जाए कम से कम मेरा। तो वहां मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि इंडिया लेवल पे मेरी कोई पहचान नहीं। जिनमें तो मेरी बड़ी पहचान है, जिनमें तो सब लोग मुझे सीनियर बोलते हैं, लेकिन इंडिया लेवल पे मेरी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है। तो वहां से जो मैं कह रहा हूं ना कि बड़ा लेवल अचीव करने की एक भूख, एक तड़प होनी चाहिए, तो वो पहली बार मुझे वहां से पैदा हुई। और मैं इस कमिटमेंट, अच्छा जब आप कुछ लोगों को लेके जाते हैं, आपकी टीम होती है, नए लोग होते हैं, तो आपकी और ज्यादा इच्छा होती है कि यार आपको थोड़ा सम्मान मिलेगा तो उनको अच्छा लगेगा और वो मेरे साथ में काम करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं 30 पंडित जी थे, इतने सारे लोगों को मैं भीलवाड़ा से लेके आया, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी है ना कोई वैल्यू नहीं है आरसी बिजनेस में, ऐसा मुझे एहसास हुआ। और ऐसे एहसास को देखिए आप 2 वे में ले सकते हैं। एक वे में तो ये ले सकते हैं कि आप नेगेटिव हो जाएं। कई बार हमारे साथ में होता है, आपके साथ में भी ऐसा होता होगा, एक बड़ा प्रोग्राम है और उसमें आपका नंबर नहीं आया, यानी बाकी लोगों को तो मौका मिल गया बोलने का, आपको मौका नहीं मिला, या आपको ट्रॉफी मिलनी थी तो किसी वजह से आपका नाम छूट गया। तो ऐसी स्थिति में एक तो ये बनता है कि भाई हम नेगेटिव हो जाएं, नाराज हो जाएं, अपलाइन को शिकायतें करें कि नहीं ये तो गलत हो गया, ये हो गया, मेरे को छोड़ा गया और जानबूझ के छोड़ा गया, मेरे का नंबर ही नहीं आया स्टेज पे जाने का, ये वो। तो एक तो ये स्थिति बनती है, और दूसरी स्थिति ये बनती है कि हम एक नई एनर्जी उससे लें कि यार मैंने इस ऐसे लेवल को अचीव करना है कि मेरे लेवल को कोई इग्नोर ही नहीं कर सके, कोई भूल ही नहीं सके। मतलब ऐसा कुछ मुझे बनना है कि मेरे को अगर भूल गए तो फिर ये लगेगा कि यार हमारी टीम ही मोटिवेट नहीं होगी, मैंने उस मुकाम पे जाना है। तो दोनों स्थितियों में से आप कोई भी एक स्थिति चुनते हैं। तो मैंने दूसरे वाली स्थिति सुनी कि नहीं यार मैंने है ना पहली लाइन में तो कम से कम आना है, ताकि फोटो है ना नीचे से लेके, सूज से लेके और सिर तक आए, कम से कम ऐसी स्टेज पे तो मैंने पहुंचना है। तो इस बर्निंग डिजायर के साथ में 20 अक्टूबर 2002 को भीलवाड़ा से मैं लौटा, और इतना एक्साइटमेंट था रास्ते में ही कि जैसे मैं पता नहीं क्या करूंगा, और उस एक्साइटमेंट के साथ मैंने आके काम करना स्टार्ट किया। और उसके बाद में जो बड़ा फंक्शन था वो था आरसीएम बिजनेस की कौन सी एनिवर्सरी थी वो, शायद 3rd एनिवर्सरी रही होगी शायद, क्योंकि ये प्रोग्राम था 20 अक्टूबर 2002 को, तो 30वीं एनिवर्सरी रही होगी। वो हुई थी जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में। तो बिरला ऑडिटोरियम में जो एनिवर्सरी प्रोग्राम था बड़ा, तो उसमें मैंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की उस प्रोग्राम को लेकर, स्पेशली कि वहां तक मुझे अपने लेवल को चेंज करना है। और उस प्रोग्राम में मैं टेक्निकल पे तो पहुंच ही गया था। तो उस प्रोग्राम में मैं फर्स्ट रो में खड़ा था, मैं फर्स्ट रो में आ गया और एक मेरा अलग तरह का रिकॉग्निशन बना। तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस भी मिला, और कॉन्फिडेंस के साथ में मेरी जो भूख थी ना, वो तड़प थी, वो कम नहीं हुई। मैंने ये नहीं सोचा कि यार पहली रो में आ गए बस बहुत हो गया, अब रेस्ट करते हैं थोड़े दिन। तो वहां से मेरी भूख और बढ़ी। और उस समय जो रिकॉग्निशन, उस समय पिनों के लेवल नहीं होते थे, पर्ल, स्टार पर्ल, इमराल्ड, ये नहीं होते थे। तो उस समय क्या होता था, कंपनी से टॉप 20 लीडर्स की लिस्ट आती थी। लीडर्स का क्राइटेरिया क्या था, जिसका बड़ा चेक वो बड़ा लीडर। तो वैसे एक लिस्ट आती थी, मतलब जैसे एनिवर्सरी होनी है उससे पहले महीने जिनके बड़े चेक थे उसकी लिस्ट आ जाती थी, और उनको स्टेज पे उसी प्रकार से बुलाते थे, उसी प्रकार से उनका रिकॉग्निशन होता था। तो वहां से मैं ये टारगेट लेकर आया कि मैंने हिंदुस्तान के
टॉप 20 की जो लिस्ट आती है ना, इस लिस्ट में मैंने आना है। नंबर चाहे 20 हो कोई बात नहीं हो, लेकिन 20 में आना है। तो ये लक्ष्य मैं वहां से लेके आया और मुझे मालूम था कि इतना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं तैयार था मेहनत करने के लिए। तो वहां से आया, मैंने काम करना स्टार्ट किया उसी जोश एनर्जी के साथ में, और अगले प्रोग्राम में मैं टॉप 20 में था। फिर मैंने टॉप 10 का टारगेट बनाया, मैं टॉप 10 में था। और जब डायमंड की पिन बनी और एक ऐसा माहौल बना, तो उसमें मैंने सोचा कि जब डायमंड बनेगा तो पहला डायमंड, मतलब उस डायमंड्स की श्रेणी में मैं बनना चाहिए, तो मैं वहां तक पहुंचा। तो मैं इन सारी चीजों से आपको ये कहना चाहता हूं, देखिए आज हम लोग यहाँ पे अभी 34 लोग हैं। इन 34 लोगों में से कौन व्यक्ति 10 साल के बाद में कहां पे होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन आपको मालूम हो सकता है। आपको कैसे मालूम चलेगा सर? आपको मालूम चलेगा कि आपके अंदर में अपने लेवल को बदलने की कितनी भूख है, कितनी तड़प है आपके अंदर में। अगर आप संतुष्ट हैं, अभी आप थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गए हैं कि छोटी मोटी गाड़ी भी मिल गई है, अल्टो तक तो मेरे ख्याल से सबके पास में होगी अभी, और इनकम भी मैं मान रहा हूं कि 85,000 रुपये महीना आने लग गई होगी। तो अगर हमें ये कंफर्ट है ना, और हम लोग देखिए, दो चीजें होनी चाहिए लाइफ में ना। बहुत सारी चीजें आपको बड़ी कंट्रोवर्शियल सी दिखेंगी, विरोधाभास आपको दिखेगा, और उन विरोधाभास में आप सही चीज देख पाए ना, वही जिंदगी की असली जीत है। विरोधाभास क्या दिखेगा? आप अपने से नीचे के लोगों को देखेंगे कि यार बहुत सारे लोगों के पास में तो बाइक ही नहीं है, मेरे पास में कम से कम कार तो है, अल्टो ही सी, क्या बात है, तो ठीक है। और मैं टेक्निकल पे हूं, तो हिंदुस्तान में कितने लोग हैं टेक्निकल पे? तो करोड़ों लोगों में से तो 1000-2000 लोग ही तो हैं, तो उसमें आ गया तो मेरे लिए बहुत है। तो ये चीज आपको शांत कर देगी। ये होनी चाहिए। ये कब होनी चाहिए? कि जब आपने अपने आप को, आपके सामने चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, आपको मोटिवेशन की जरूरत है। इन चीजों की सहायता आप ले सकते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, कि चलो यार मैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, कि मैं इतने लोगों से ऊपर हूं। वो चीज कॉन्फिडेंस के लिए बढ़ाइए आप उसको। वो चीज अगर दूसरे एंगल में लेंगे तो आपके लिए गलत काम भी कर सकती है। राइट सर? और दूसरी चीज क्या रहती है? दूसरी चीज ये रहती है कि आपने अपने से ऊपर वालों को देखना है। ऊपर वालों को देखना है कि नहीं यार, वो इमराल्ड है, वो स्टार इमराल्ड है, तो वो जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता? तो वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा है। तो आप में से जो व्यक्ति हमेशा सोते जागते उठते बैठते, उसको एक तड़प है, एक टीस है कि नहीं यार, मैंने बड़े लेवल पे जाना है, मैंने अपने इस लेवल को चेंज करना है, मैंने, तो वो होगा कैसे? उसके लिए रोड मैप क्या चाहिए, उसके लिए प्लानिंग क्या चाहिए, वो बात की बातें हैं। सबसे पहली जो चीज है ना, वो आपकी तड़प और आपका कमिटमेंट है। स्किल्स बाद में आती हैं हमेशा। दो चीजों का कॉम्बिनेशन बोलते हैं सक्सेस को, स्किल्स प्लस कमिटमेंट इज इक्वल टू सक्सेस। तो कमिटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिटमेंट होगी तो स्किल हम लोग सीख लेंगे। स्किल तो है, ज्ञान तो है, लेकिन जोश ही नहीं है, एक्साइटमेंट ही नहीं है, कमिटमेंट ही नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है उन चीजों का। तो पहली जो चीज है ना, वो कमिटमेंट है सर। वो कमिटमेंट हमारे अंदर में होनी चाहिए कि यस, मैंने बड़े लेवल पे जाना है। और अगर मैं हिंदुस्तान की टीमों को देखता हूं, तो टाइगर टीम के पास में जो क्वालिटीज हैं, जो गॉड गिफ्ट हैं, वो और किसी टीम के पास में नहीं है। ये बात मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, केवल मात्र कि भाई आप सामने बैठे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं एक ईमानदारी के साथ में जब मैं कंपैरिजन करता हूं और मैं उसमें देखता हूं कि हिंदुस्तान में, मतलब मैं रामकिशन जी के लेवल पे देखता हूं कि फाउंडर स्टार रूबी के लेवल पे जो टीमें हैं और जितने फाउंडर स्टार रूबी हैं, तो उनकी टीमों में कितना डिसिप्लिन रहता है। डिसिप्लिन का मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि अगर 34 लोगों की एक मीटिंग रहती है टेक्निकल चीवर्स की, तो उसमें वीडियो ऑन करने के लिए बोला गया, तो कितने लोग वीडियो ऑन करके रहेंगे? तो मैं देखता हूं तो कि आप उसमें बहुत ऊपर के लेवल पे आते हैं। अगर मैं वहां टेक्निकल चीवर से ये पूछूं कि भाई आप बेसिक स्कोर और कार्डिनल बता दीजिए मुझे, और मैं टाइगर टीम के लोगों से पूछूंगा, एक पल से पूछूंगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पे लोग ज्यादा उनको अच्छे से जानते हैं।
डिसिप्लिन को अच्छे से जानते हैं। किताब पढ़ने की बातचीत आएगी तो टाइगर टीम में जितने लोग किताबों को पढ़ते हैं और उसके महत्व को जानते हैं, दूसरा और कहीं नहीं है। मैं अगर ये चीज़ देखूं कि आपस में कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क वो टाइगर टीम में बहुत अच्छा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि हम लोग दूसरों से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वाइटल साइन तो हैं, लेकिन वाइटल साइन के साथ में जब हम लोग परिणाम देखते हैं, क्योंकि ये वाइटल साइन आज नहीं है, ये वाइटल साइन हमारे पास में पिछले 4-5 सालों से है। 4-5 सालों से हम लोग सिस्टम में भी हैं, 4-5 सालों से हम लोग ड्रेस कोड में भी हैं, 4-5 सालों से हम लोग मीटिंगें भी करते हैं, अलग से मिशन टेक्निकल भी हमने चला रखा है। लेकिन उन सारी चीज़ों के बावजूद अगर हम लोग परिणामों की बात आती है तो परिणाम हमारे पास में उस प्रकार के नहीं है जिस प्रकार के होने चाहिए। और एक वो कहावत है कि पुरस्कार परिणामों को मिलते हैं, प्रयासों को नहीं। तो अगर हमें पुरस्कार चाहिए, अगर हमें रिकॉग्निशन चाहिए, अगर हमें ये चाहते हैं, ये हमारा ड्रीम है कि टाइगर टीम को हिंदुस्तान की नंबर 1, इसके साथ एक चीज और जुड़ जाए आगे, हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम टाइगर टीम, तो वो अगर हम लोग चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें परिणामों पे काम करना पड़ेगा, बिजनेस पे काम करना पड़ेगा, अपने लेवल्स को चेंज करने पे काम करना पड़ेगा। क्षमताएं आपके पास में है सारी की सारी, मतलब ऊपर से अगर हम लोग अप्लायंस की सीरीज की बातचीत करें तो उसमें रामकिशन जी के ऊपर हम लोग दिनेश मोहन जी की बात करें, दीक्षित जी हैं, अत्री साहब जैसी बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी आपके साथ हैं। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं आपके बीच में उपस्थित रहता हूं। तो इस प्रकार की जो अप्लायंस की एक सीरीज आपके पास में है, LOS के पास आपके पास में है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है सर। तो हमें थोड़ा सा और ज़्यादा काम करना है और हमें अपने लेवल को हमें आगे बढ़ाना है सर। एक तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे हेलन केलर की वो बात याद आती है अक्सर कि हेलन केलर जो जन्मांध थी, उनसे पूछा कि जन्मांध होने से भी बुरी बात क्या हो सकती है। तो हेलन केलर ने जवाब दिया कि जन्मांध होने से भी बुरी बात यह हो सकती है कि एक आदमी के पास में आंखें हैं, वो देख सकता है और फिर भी वो बड़े सपने नहीं देख रहा है। वो गाड़ी देख सकता है, वो बंगला देख सकता है और फिर भी वो नहीं चाह रहा है कि मैं इसको प्राप्त करूं, उसको फील नहीं कर पा रहा है। बोले इससे बड़ी बुरी बात कोई नहीं हो सकती है। मैं उसमें अक्सर एक चीज और ऐड करता हूं कि एक व्यक्ति के पास आंखें हैं और RCM बिजनेस है और उसके पास भी वो बड़ा सपना नहीं देख रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। और उसमें मैं एक लाइन और ऐड करना चाहता हूं कि वो RCM का टेक्निकल चीवर है और उसके बावजूद उसमें तड़फ नहीं है, उसके बावजूद वो लग्जरी गाड़ी नहीं चाहता है, उसके बावजूद वो बड़ा बंगला नहीं चाहता है, उसके बाद वो RCM की कोर टीम में आना नहीं चाहता है। नए आदमी को तो 70 डाउट होते हैं, संदेह रहते हैं, पता नहीं बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तरीका मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। लेकिन आप सबको तो वो सारी चीजें मालूम है ना सर। तो वो सारी की सारी चीजें आपको मालूम है, उसके बावजूद अगर हम बड़े सपने नहीं है, हमारे अंदर आग पैदा नहीं हो रही है, हम लोग ढीले हैं, हमें आज भी अपलाइन की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ रही है, मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने सोच प्रोसेस को कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है सर। मैं एक चीज को थोड़ा सा सीक्वेंस में कहना चाहता हूं ताकि आप उसके कुछ पॉइंट्स भी बना पाएं और थोड़ा सा बेटर आउटपुट आपको आज की इस मीटिंग से मिल पाए। अक्सर मुझे वो लोग जो बड़ी क्लोज से मेरे साथ में काम करते हैं और जो थोड़ा खुल के बातचीत करते हैं, वो ये कहते हैं कि सर हमें आप जैसा बनना है, हूबहू हम आपको कॉपी करना चाहते हैं। और कुछ लोग मतलब कुछ लोगों का मतलब ये है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो RCM की कोर टीम में हैं और वो बाकायदा बड़ी बड़ी मतलब मैं उनको जब देखता हूं ना तो बड़ी बारीकी से वॉच करते हैं मुझे, और उनकी एक्टिविटीज से मुझे मालूम चलता है, इनडायरेक्टली किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से मुझे मालूम चलता है कि वो कितना वॉच कर रहे हैं और कितना उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते थे कि सर आप जैसा बनना है, और तो मैं क्या बोलूं उसमें। तो जनरली मोटिवेशन के रूप में तो हम ये बोलते हैं कि नहीं आप तो मेरे से अच्छे बन सकते हो, आप तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन मुझे उसका एक प्रैक्टिकली रिप्लाई मुझे चाहिए था कि नहीं यार, अगर कोई व्यक्ति मेरे जैसा वाकई में बनना चाहता, वाकई में सीरियस है वो, तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी स्ट्रेंथ एक बार देखना स्टार्ट किया कि वे मेरी स्ट्रेंथ क्या है।
मैं अगर आज आरसीएम बिजनेस में इस लेवल पे पहुंचा हूं तो और एसोसिएशन के लिए भी मैं कुछ काम कर रहा हूं, तो मैं किस वजह से पहुंचा? तो मैंने अपना आत्मचिंतन स्टार्ट किया, उसमें कुछ चीजें निकल के आई। फिर बहुत बार ये रहता है कि हम लोग जब अपना आत्मचिंतन करते हैं तो उससे चीजें भी निकलती हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अगर देखता है तो वो हमें और बेटर गाइड कर सकता है। तो घर पे मैंने सुदेश से बातचीत की, तो मैंने बोला कि आप बताओ कि मेरे अंदर में अच्छाइयाँ क्या हैं और कमियां क्या हैं। तो भारतीय महिला इतनी जल्दी बताती नहीं है, लेकिन हाँ मैंने कुछ किताबें पढ़नी, वो मैंने टेक्निक इस्तेमाल की तो उन्होंने कुछ बताना स्टार्ट किया कि भाई ऐसा है वैसा है। तो फिर मैंने कोठारी जी से बातचीत की एक दिन। मैंने कहा सर आप मुझे बताओ कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि मेरी स्ट्रेंथ आपको क्या लगती है, मेरी वीकनेस क्या लगती है। तो वो एक विचार मंथन के बाद में कुछ चीज़ें निकल के आई जो लगा कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है। और फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं किसी व्यक्ति को जो मुझे ये कहे कि भाई आप जैसा बनना है, मैं उसको बता दूं कि भाई इन इन चीज़ों से मैं बना हूँ और तुम भी ये करने लग जाओगे तो संभावना ये है कि तुम भी वैसे बन जाओगे। तो उसके लिए मैंने थोड़ा काम किया था और पिछले दिनों एक टॉपिक मैंने तैयार किया डुप्लीकेशन के ऊपर में। तो डुप्लीकेशन के टॉपिक में मैंने उन चीज़ों को कवर किया, तो वो कुछ सीक्वेंस वाइज मैं कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और राइट, तो ये मेरी स्क्रीन आ गई सर आपके सामने, और ये आ गई है मेरी स्ट्रेंथ। बहुत डिटेल में तो शायद हम लोग बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो मेरी स्ट्रेंथ क्या क्या है सर? सबसे पहली मेरी स्ट्रेंथ में देखता हूं पिछले 20 सालों में अब तक, वो था एक इमोशनल ड्रीम। सपने हमारे होने चाहिए, और हमारे बेसिक्स में ही आता है, दूसरे बेसिक में आता है मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। मेरे पास में अपनी एक ड्रीम बुक है, और ये ड्रीम बुक में मैं अपने पास रखता हूँ हमेशा, इसमें मेरे सपने लिखे हुए हैं। तो ड्रीम बुक देखिए मैंने बहुत जल्दी नहीं बनाई। मैंने बिजनेस ज्वाइन किया 2001 में। ड्रीम बुक पता कब बनाई मैंने? ये बनाई 2010 में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आरसीएम की 2010 की डायरी है। राइट सर। 2010 में जाके मैंने ड्रीम बनाई। 9 साल से मैं सुनता रहा कि भाई ड्रीम बनाओ, लिस्ट बनाओ, ड्रीम बुक बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो वो सारी की सारी चीजें ऐसे ही चलती रही। 2010 में मैंने ये जब बनाया तो फिर चमत्कार और तेजी के साथ में होने लग गए। तो मेरा इमोशनल ड्रीम क्या था? हर व्यक्ति का देखिए इमोशन अलग अलग है, वो आपको निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मेरा इमोशनल ड्रीम ये था कि जब मैं आरसीएम बिजनेस में नहीं था तो सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी फाइनेंशियल। मेरी माताजी बीमार हुई, बहुत लंबा ट्रीटमेंट चला, और उनकी किडनी में प्रॉब्लम थी और हम उनको बचा नहीं पाए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि पैसे न होने की वजह से हम उनको नहीं बचा पाए। अगर पैसे होते तो हम उनका डायलिसिस करवाते और कुछ समय तक उनको और जिंदा रख सकते। तो वो मेरा एक सपना था कहीं ना कहीं कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। तो आरसीएम बिजनेस में आने के बाद में मैंने जब दूसरे लोगों को पैसा कमाते हुए देखा तो मेरा वो इमोशन अटैच हो गया कि मैंने ज्यादा पैसा कमाना है। क्यों कमाना है? इसलिए कमाना है। तो आप भी अपनी जिंदगी का कोई इमोशन निकालिए। देखिए कोई ना कोई एक ऐसी चीज है, कभी किसी व्यक्ति ने इमोशन कहां से पैदा होगा? आपके पारिवारिक लोगों से कहीं ना कहीं पैदा होगा। किसी आदमी ने आप पे कोई कमेंट कर दिया, आप पे तंज कस दिया कि भाई वो बात आपके दिल में लग गई। आप दूर का कोई बोलेगा वो दिल में नहीं लगेगी। बस में किसी से झगड़ा हो गया, ट्रेन में हो गया, कोई बात नहीं, उसने जितनी मर्जी गालियां निकाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन कोई नजदीकी आदमी बोलता है ना तो वो दिल पे लगती है बात। तो उस दिल पे लगी हुई बात को आप अपनी एक ताकत बना सकते हैं। किसी ने बोल दिया कि यार ये कुछ नहीं होता, बेकार, फालतू, और तेरे से तो होएगा ही नहीं कुछ भी, तो वो आपका एक इमोशनल कारण बन सकता है। आप छोटे घर में रहते हैं, किसी ने वो तंज कस दिया कि यार जो है ना तुम्हारे पास तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये इस प्रकार की कई सारी चीजें कनेक्ट हुई मेरे साथ में भी, मेरे इस ड्रीम के साथ में। तो आप अपना इमोशन क्या है वो आपको आज मुझे लगता है आपके पास में होगा। अगर नहीं है तो आप निकालिए उसको। तो वो मेरे पास में था सर। दूसरा मैंने क्या किया, मैंने 100% एनर्जी आरसीएम बिजनेस पे लगाई। 100% ऊर्जा। 100% ऊर्जा मैंने कैसे लगाई कि जो दूसरी कंपनियों का एक अट्रैक्शन हो जाता है हम लोगों को, क्योंकि जब हम फील्ड में काम करते हैं लोग हमें कोई ना कोई मिल ही जाता है ऐसा जो अपनी कंपनी का प्लान बताता है। और आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे स्पेशली बहुत सारे प्लान हमारे पास में आ जाते हैं भाई। और कहीं ना कहीं हमारा जो
माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है, हमारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। देखिए हमारे अंदर एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को अगर हम लोग एक ही दिशा में लगाएंगे तो हमें उस प्रकार के परिणाम आएंगे, और उस ऊर्जा को अगर हम लोग डिसेंट्रलाइज कर देंगे, उसको बिखेर देंगे, अलग अलग दिशाओं में ऊर्जा लगेगी, तो फिर हमें उस प्रकार के परिणाम आएंगे। तो मैंने अपनी 100% एनर्जी आरसीएम बिजनेस में लगाई, और मैं इतना पागल था आरसीएम को लेके कि कोई आदमी अगर आरसीएम के खिलाफ कुछ भी बोल देता तो मैं उससे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता था। तो मेरी नजदीकी दोस्त रिलेशंस में ये था कि यार इसको आरसीएम के बारे में इससे मजाक भी नहीं करना है। तो वो वाला मेरा एक वो फील था। और दूसरी कंपनियों में मैं बिल्कुल नहीं गया, देखा ही नहीं। इवन आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान के, कंपनी में इंटरनल क्या चल रहा है। कई बार लोग मेरे को बोलते थे कि सर आपको तो मालूम होगा, आप तो सीनियर है। मैंने कहा मेरे को कुछ मालूम नहीं, मेरे को ये मालूम है कि मुझे किस प्रकार से काम करना है, बस वो दिखता है मुझे। कंपनी में कुछ लोग कहते थे कि मालूम है सर आपको ये साबुन कितने रुपए की बनती है और कंपनी कितने की बेचती है। मैंने कहा यार मेरे को न तो मालूम है न मुझे मालूम करना। बोले सर मैंने वहां से पता किया, कंपनी वहां से बनाती है, इतने रुपए की खरीदती, इतने की बेचती है। मैंने कहा भाई मेरे को तो बताना ही मत, मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरा फील्ड ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग इन चीजों में उलझे रहते हैं। अपलाइन क्या करती है, अरे मेरा मतलब ही नहीं है, मैंने भाई अपने बिजनेस पे फोकस करना है, वो मेरे काम का एरिया है। तो मैंने 100% एनर्जी बिजनेस पे लगाई। आज भी मैं कोई भी काम करता हूं ना, तो मैं उस काम को करने से पहले देखता हूं कि यार मेरी एनर्जी आरसीएम पे लगनी चाहिए, मेरी एनर्जी आरसीएम से बाहर नहीं जानी चाहिए, उससे रिलेटेड ही मैं कुछ काम करूंगा। तो आप अपनी 100% ऊर्जा आरसीएम पे लगाइए सर। टॉप प्रायोरिटी, सर्वोच्च प्राथमिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो सक्सेस स्टोरी में भी मैंने इस पॉइंट को शेयर किया था कहीं ना कहीं, कि मेरी जो टॉप प्रायोरिटी है वो हमेशा आरसीएम रही। मतलब शुरुआत में 1-2 मीटिंग देखने के बाद आरसीएम मेरी टॉप प्रायोरिटी पे आ गया था। और देखिए हम सब लोग सामाजिक और पारिवारिक लोग हैं, हमारे परिवारों में लोग बीमार भी होते हैं, हमारे डेथ भी होती हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी मैंने हमेशा अपने, देखिए समाज में लोग आपको कहेंगे कि यार इसको तो पैसे का घमंड हो गया है, इसको तो किसी चीज की परवाह नहीं है, ये शादी में भी नहीं आता, ये मरगत में भी नहीं आता, लोग बोलेंगे, मुझे भी बोला। आज नहीं बोलते लोग। आज क्यों नहीं बोलते? आज सक्सेस को सलाम है एक्चुअली। आपके 100 खून माफ हो जाएंगे अगर आप सफल हो जाएंगे। आपने उस लेवल पे जाना पड़ेगा सर। तो मैंने टॉप प्रायोरिटी पे आरसीएम बिजनेस को रखा। मैं 1-2 एग्जांपल अगर दूं, मैंने एक बार मेरे पास में फोन आया घर से मैडम का, और मैडम ने थोड़ा सा उसमें आक्रोश में बोला कि आज आपको मालूम है क्या डेट है। मैंने कहा हाँ 28 नवंबर और अभी मीटिंग होने वाली है। तो उन्होंने बोला आप ये भूल गए, मीटिंग तो याद है, भूल गए कि आज हमारी शादी हुई थी, मैं इंतजार कर रही थी आपका फोन आएगा। तो मैं सब कुछ भूल गया, शादी कब होगी, बच्चों का जन्मदिन आता था तो मालूम ही नहीं होता था कब आ गया। अब 15 अक्टूबर को जैसे जन्मदिन होता है तन्वी का, तो मैंने 10 दिन के टूर पे जाना है 12 अक्टूबर को, तो मैं उस बच्चे का मन रखने के लिए 12 अक्टूबर को ही उसका केक काट देते थे। तो बोलता था कि देख 15 को तो एक गिफ्ट मिलेगा, अब 12 अक्टूबर को मनाएंगे तो 2 गिफ्ट मिल जाएंगे तेरे को। तो वो कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीजें देखिए आप एक साथ में लेके नहीं चल सकते। जब मैं आरसीएम को लेके फोकस था ना, घर पे फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बढ़िया नहीं थी, शुरुआती दिनों की मैं बात बता रहा हूँ। मेरी जो मिसेज है सुदेश, उसको है ना एक अलग तरह का एक पता नहीं क्या वो मानसिक प्रॉब्लम थी, क्या थी, अजब तरह की एक प्रॉब्लम हो गई। और प्रॉब्लम क्या थी कि वो है ना बेहोश हो जाते थे। जैसे घर में काम कर रहे हैं, बात करते करते अनकॉन्शियस हो गए और गिर गए। और ऐसी स्थिति में आप घर से बाहर कैसे जाएं? लेकिन मैं फिर भी घर से बाहर गया, मैंने फिर भी कोई मीटिंग कैंसिल नहीं की, मैंने अपने कमिटमेंट को फिर भी निभाया। आई डोंट नो ये सही था गलत था, मुझे नहीं मालूम। तो उतना पागलपन आपके अंदर में होना चाहिए सर। लोग कहते हैं जी मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा है जी, जा नहीं रहा है जी, बढ़ नहीं रहा है जी।
पड़ोस में शादी आ जाती है ना तो 10 दिन तक दीवाने हो जाते हैं लोग। नहीं जी, पड़ोस का मामला है जी, रिश्तेदारी का मामला है, बुआ के लड़के की शादी है, बार बार थोड़ा होती है जी, आप बिजनेस तो अगले महीने कर लेंगे जी। सारी चीजें सर एक साथ में लेके आप नहीं चल सकते, कभी नहीं चल सकते। सचिन तेंदुलकर अगर उन सारी चीजों में बुआ के लड़के की शादी के चक्कर में पड़ते तो इतने महान बैट्समैन नहीं बनते। तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा, टॉप प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। लर्निंग एटीट्यूड आप हमेशा रखिए, सीखने को लेकर आपके अंदर में पागलपन होना चाहिए। मैं अगर अपने एक दो एग्जांपल आपको बताऊं तो एक मीटिंग में शुरुआती दिनों में मीटिंग अटेंड की मैंने, मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग खत्म होने के बाद में बस से कहीं मैं घर पहुंचा रात को 2 बजे। 2 बजे घर पहुंचा तो एक कैसेट मिली मुझे वहां से, सेमिनार के बाहर बिक रही थी। तो उस कैसेट को लेके मेरे को ये इतना चैन नहीं था कि मैं सुबह उठ के इसको सुन लूंगा, अभी नींद आ रही सो जाऊं। मैंने घर पे आके वो कैसेट लगाई, पूरा सुना उसको लास्ट तक, उसके बाद सोया। किताब को लेके लोग नावल पढ़ते हैं ना, तो नावल पढ़ने वाले लोग खाना भूल जाते हैं। मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हुए खाना भूल जाता था, खाना पीना भूल जाता था। तो वैसा लर्निंग एटीट्यूड, ट्रेनिंग है, इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा लगाना है ट्रेनिंग के लिए, तो बिल्कुल उसके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं। प्रायोरिटी है, लर्निंग प्रायोरिटी है। 100 रुपए हैं, खाना खाऊं या किताब खरीदूं? किताब खरीदूंगा मैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है दूर दूर तक भी। 40,000 रुपए ही है मेरे पास में, 40,000 में एक तो ये बनता है कि एक टूर लगा के आ जाऊं 10 दिन का, और दूसरा ये है कि 3 दिन की वर्कशॉप है, तो मैं वर्कशॉप ही अटेंड करूंगा अगर मेरे पास 40,000 ही है। तो लाइफ में जब आपकी प्रायोरिटी सेट रहती है ना, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहता कभी भी। तो लर्निंग एटीट्यूड आप हमेशा बना के रखिए, किसी भी लेवल पे चले जाएं, हमेशा आप सीखते रहिए। एक चीज और मैं देखता हूं, बहुत सारे लोग जो हैं, और इवन मेरे अंदर भी बीच बीच में चीजें आती हैं कि मैं पढ़ना बीच में कम कर देता हूं, बुक्स कम कर देता हूं, लेकिन फिर जब मुझे याद आता है तो फिर मैं उसी स्पीड के साथ में पढ़ना स्टार्ट कर देता हूं। तो आपके साथ में बीच बीच में होगा। तो आप लर्निंग एटीट्यूड को हमेशा ध्यान में रखिए। लॉयल्टी टुवर्ड्स कंपनी, प्रोडक्ट्स और अपलाइन, आपको वफादारी वाला काम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए, उसके प्रति वफादार रहिए, कंपनी के प्रति लॉयल रहिए। मेरी कंपनी है, उस एटीट्यूड के साथ में आपको कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा सर। और फिर अपलाइन जो है आपके, अपलाइन के प्रति लॉयल रहिए, वफादार रहिए, रिस्पेक्ट कीजिए, रिगार्ड कीजिए। वो अगर अच्छी अपलाइन नहीं है, कई बार हमें लगता है ना कि यार मेरी अपलाइन मेरी अच्छी अपलाइन नहीं है, तो आप अच्छी डाउनलाइन बन जाइए। वो क्या करते हैं, छोड़ दीजिए। आपके जो फर्ज हैं अपलाइन के प्रति, उन फर्ज को, आपका फर्ज क्या है? उनको रिस्पेक्ट करना, उनको मान सम्मान देना, उनसे अगर कुछ सीखा है तो उसको कोट करना, कृतज्ञता की भावना रखना, तो वो सब आप अपने अंदर में रखिएगा। तो ये लॉयल्टी वाला जो भाव है ना, ये बहुत जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो ये मेरे अंदर में था कहीं ना कहीं। और क्या था सर? आउट ऑफ टाउन वर्क, ये एक बड़ा स्ट्रेंथ मेरी रही मेरे बिजनेस की। 2 तरीके देखिए, आप अपने छोटे से एरिया में अगर काम करेंगे तो बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार एक गमले में छोटा पौधा तो उगाया जा सकता है, लेकिन बरगद का पेड़ गमले में नहीं उगाया जा सकता। बरगद का पेड़ उगाने के लिए तो आपको जमीन चाहिए प्रॉपर, उसी में बरगद का पेड़ पैदा हो सकता है, वट वृक्ष तो वहीं से बनेगा। तो आपको अगर बड़ा बिजनेस करना है तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। 2 तरीके से आप घर से बाहर निकल सकते हैं, आउट ऑफ टाउन काम कर सकते हैं। एक तरीका रहता है कि आपका बिजनेस जा रहा है और आप बिजनेस को फॉलो कीजिए। जैसे मालदा टाउन में मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा बिजनेस चला गया। मेरे पास पैसा ही नहीं था उस समय, शुरुआती दिनों में। तो मैं तो अपने शहर में, जींद में बिजनेस करना चाहता था। मालदा टाउन में बिजनेस चला गया, मेरी मजबूरी हो गई वहां पे जाना, तो मैं वहां पे गया। तो एक तो तरीका ये रहता है कि जहां आपका बिजनेस जा रहा है उसको, बिजनेस को आप फॉलो कीजिए और वहां पे आप काम करना शुरू कर दीजिए। दूसरा ये हो सकता है, दोनों तरीके से मुझे लग रहा है काम करना चाहिए। दूसरा, आपको ये लगता है कि यार वो पर्टिकुलर एरिया बहुत पोटेंशियल है, वहां बड़ा बिजनेस हो सकता है। या तो इसलिए हो सकता है क्योंकि वो खाली एरिया है, वहां ज्यादा आरसीएम का भी काम नहीं है,
या वो बड़ा शहर है, वहां वंडर वर्ल्ड बहुत बढ़िया खुल गया है, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया है, तो इसलिए वहां पे बढ़िया काम हो सकता है। तो आप नोइंगली, कॉन्शियसली आप उस एरिया पे फोकस करें। तो ऐसा मैंने एरिया चूज किया था उस समय, दक्षिण भारत। आरसीएम टाइम्स जब आता था उन दिनों, तो वहां पे मतलब कितने हमारे छोटे, बहुत ज्यादा पिकअप सेंटर नहीं होते थे, तो पिकअप सेंटर की लिस्ट आती थी, हरियाणा में कितने सेंटर, पंजाब में कितने। तो साउथ का जो नंबर आता था तो सेंटर ही नहीं आता था, तमिलनाडु नाम ही नहीं होता था, केरला नाम ही नहीं होता था। तो और विजन आपका देखिए लाइफ में बहुत जरूरी है। आरसीएम बिजनेस तो विजनरी लोगों के लिए है। तो मेरा विजन क्या था, मेरा विजन ये था कि यार वहां पे किसी का बिजनेस नहीं है, जिसका भी हो गया, जिसने भी शुरू किया, फायदा उसी को होगा सबसे ज्यादा। तो मैंने वहां पे बिजनेस करने की सोची, कोई लिंक नहीं, कोई कॉन्टेक्ट नहीं, कैसे किया जाए। मुझे एक लिंक मिला। लिंक कैसे मिला कि केबल टीवी के बिजनेस में जब मैं काम करता था, तो एक हमारे साथी थे देवेंद्र अरोड़ा। देवेंद्र अरोड़ा का काम था कि वो केबल की सप्लाई करता था। एनआईजी एक कंपनी थी, एनआईजी कंपनी तार बनाती थी और एम्पलीफायर बनाती थी, और जो दूसरे इक्विपमेंट्स रहते हैं वो बनाती थी। तो वो उसका सेल्समैन था, तो वो प्रोडक्ट सप्लाई करता था। तो देवेंद्र अरोड़ा हमारे शहर से ही था, जींद से। तो मालूम चला मुझे यार देवेंद्र अरोड़ा की जो ट्रांसफर है हैदराबाद हो गई। तो मैंने देवेंद्र अरोड़ा से बातचीत की कि यार मैं हैदराबाद आना चाहता हूँ। तो आरसीएम के बारे में सब जानते थे, क्योंकि जब आप पागलपन के साथ में काम करते कोई छुपता है नहीं। तो मैंने कहा यार आरसीएम करना चाहता हूँ मैं वहां पे। बोले नहीं नहीं यार, यहाँ कोई नहीं करेगा, ऐसा वैसा। और वो बड़ा अजीब सा आदमी था। वो आंध्र प्रदेश को एपी बोलते हैं ना, तो उसको बोलता था वो एपी मतलब आधे पागल। बोले यहाँ तो आधे पागल लोग रहते हैं, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। तो वो उसका एटीट्यूड था। तो बोले नहीं, यहाँ तो आधे पागल लोग हैं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ नहीं होगा ये वो। तो मैंने वो माना नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा ट्रिक अपनाई। मैंने कहा, एक दो बार फिर मैंने फोन किया, मैंने बोला यार मैं घूमने आना चाहता हूँ, मुझे पता है यहाँ चार मीनार है, ये है वो है। बोले हाँ घूमने आ जाए यार, बहुत बढ़िया जगह है। तो मैंने कहा चलो मैं घूमने आ रहा हूँ। तो मैं घूमने के एटीट्यूड से ये बोल के उसके पास में गया वहां पे। और वहां पे गया तो अब उसका जो मकान मालिक था, जिस वो घर में रहता था, तो बड़े शहरों में आप देखते हैं ना, वहां पे एक घर में बहुत सारे किराएदार रहते हैं, लोगों ने वैसे घर बना लेते हैं, स्पेशली गुड़गांव में आपने देखा होगा। तो ऐसी लोकेशन में वो रहता था। तो उसका जो मकान मालिक था, उससे मैं मिला ऐसे ही करके। तो उससे बात बात हुई, और धीरे धीरे करके मैंने, पहली बार में सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ, अगली बार में फिर चला गया ऐसे ही अगले महीने। और फिर मैंने वहां कुछ ज्वाइनिंग करवाई। और मैंने है ना एक पैटर्न सेट किया। मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप सिस्टम बनाइए, आप चीजों को सिस्टमेटिक करेंगे ना, तब चीजें कंटिन्यू हो पाएंगी। तो मैंने क्या सिस्टम बनाया, मैं अपना जो टूर रखता था, मालदा टाउन से शुरू करता था, और मालदा टाउन के आसपास में बिजनेस डेवलप होने लग गया था। तो डेवलप वो 4-5 मेरी मीटिंग रहती थी। लास्ट मीटिंग में रखता था कैलकाटा में। तो कैलकाटा में मीटिंग रखता था, और कैलकाटा से मैं ट्रेन लेता था हैदराबाद के लिए। सिकंदराबाद जाती थी वो ट्रेन, तो कैलकाटा से चलती थी, सिकंदराबाद जाती थी वो। और मेरी लास्ट कैलकाटा मीटिंग होनी, और मैं लगभग 7-8 महीने, 1 साल तक अप्रोक्सीमेट में वहां पे गया। और 1 साल का आउटपुट क्या था, 1 साल का आउटपुट ये था कि 20 मैंने वहां पे किटें भेजी। पहले आरडी सिस्टम होता था, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर जिसको बोलते थे। 20 किटें कंपनी भेज देती थी जहां भी आप चाहो, और शायद 3-4% उस पर कमीशन मिलता था। तो मैंने 20 किट वहां पे भेजी, और 20 किटें चली गई कि भाई वो कल पैसे देगा, परसों देगा, अगले महीने उसकी तनख्वाह मिलेगी तब देगी। एक किट का पैसा वहां से नहीं आया, और खूब सारा मेरा पैसा खर्च हो गया वहां पे, और मतलब आउटपुट कुछ नहीं मिला मुझे। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, वहां जाना तो बंद कर दिया मैंने। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं, पंडित जी कहते हैं एक टेप में कि अगर आप पूर्व में बोओगे तो पश्चिम में काटने का मौका मिलेगा आपको कई बार। तो लेकिन वो दिमाग मेरे जहन में चल रहा था कि साउथ में करना, साउथ में करना। और ऐसे ही सर एक मीटिंग हुई गुड़गांव में। गुड़गांव में आपके यहाँ पे सर बस स्टैंड के सामने ना एक स्वीट हाउस था, कौन सा था, रामा, श्री राम स्वीट्स सर। श्री राम स्वीट्स, यस, श्री राम स्वीट्स। श्री राम स्वीट्स में हम लोग बहुत मीटिंग करते थे, ज्यादा पैसे लगते नहीं थे। तो श्री राम स्वीट्स में मेरी एक मीटिंग थी। मीटिंग में एक बंदा मिला मुझे, जैसे मिलते हैं ना, तो किसी ने मुझे इंट्रोडक्शन करवाया, डिस्ट्रीब्यूटर ने। तो मैंने उनसे पूछा कि जी क्या नाम है। बोले जी मेरा नाम शमशेर सिंह है। तो मैंने कहा जी क्या करते हैं, एयरफोर्स में हूँ। मैंने कहा यार आप तो बढ़िया काम कर सकते हैं, आप तो एयरफोर्स वाले अच्छा काम करते हैं। तो बोले जी मैं तो कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बेंगलोर जा रहा हूँ, अभी मेरी ट्रांसफर हो गई, तो वहां तो मैं किसी को जानता नहीं।
तो मैंने कहा आप कहाँ रहते हो? बोले जी मैं यहाँ पे रहता हूँ, वहीं पे ये जो आपका कौन सी राजीव कॉलोनी ऐसा कोई एरिया है, राजीव चौक के पास। नहीं राजीव चौक नहीं सर, सीता माता का जो मंदिर है ना, यहाँ कोई राजीव हाँ, नगर या संजय ग्राम, संजय ग्राम में रहते थे, संजय ग्राम में रहते थे शमशेर सिंह जागना जी। यस यस, संजय ग्राम में, वहां कहीं वो रहते थे। तो मैंने कहा जी आपके यहाँ घर चाय पीनी है। तो देखिए मजेदार बात बताता हूँ सर मैं आपको, मीटिंग शाम की खत्म हो गई, मैंने जीन जाना वापस, लेकिन मेरे को जल्दी नहीं बिल्कुल भी, यार लेट हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को साउथ दिख रहा है, मेरे को लग रहा है कि यार जो मैं चाह रहा था मिल गया। तो मीटिंग खत्म होने के बाद मैं शमशेर जी के घर पे गया, चाय वाय पिलाई। तो नया आदमी क्या है कि खातिरदारी में ज्यादा विश्वास रखता है कि बिस्कुट ले आऊं, नमकीन ले आऊं, ये करवा दूं वो करवा दूं। मेरा ध्यान ये कि यार ये बिजनेस की बातचीत करें। तो फाइनली मैंने शमशेर जी को ये बोला कि सर बस आपने एक काम करना है कि आप जब बेंगलोर चले जाओ ना, वहां का लोकल नंबर दे देना, पहले रोमिंग लगती थी भयंकर वाली। तो मैंने कहा आप बेंगलोर का लोकल नंबर दे देना, बस इतना काम आपने करना है। तो उन्होंने बस वो काम किया, वो बेंगलोर गए, 5-7-10 दिन के बाद में वहां जाके उन्होंने नंबर मुझे दे दिया। उसके बाद में फोन पे फॉलो अप करते रहा और फाइनली मैं वहां गया, मीटिंगें हुई, होम मीटिंग से हम लोगों ने स्टार्ट किया और आज देखिए कितना बड़ा बिजनेस आ रहा है सर। मेरा वहां से बेंगलोर से जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था, हर महीने अप्रोक्सीमेट 10 करोड़ महीना का बिजनेस आता है, 10 करोड़ रुपए महीना का बिजनेस आता है। मेरा विजन था कि मैंने साउथ में करना है, प्रयास किया, कई साल लग गए, लेकिन बिजनेस हुआ। तो उसी प्रकार से आउट ऑफ टाउन अगर आप करेंगे तो ही आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं सर। आप देखिए, चूज कीजिए, आप टेक्निकल पे हैं, आपका विजन क्लियर है, थोड़ा बहुत पैसा वैसा भी आ रहा है, आप क्यों नहीं सोच सकते कि मैंने महाराष्ट्र में बिजनेस करना है? आप एक कारण बताइए, आप क्यों बेंगलोर के बारे में नहीं सोच सकते? आपको मालूम है बिहार में बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते बिहार में? आप दो तरीके से, आप टीम में लोगों को ढूंढिए, टेक्निकल अचीवर आप हैं, आप अगर डाटाज, आजकल कंपनी ना बहुत सारे डाटाज देती है आपको, अगर आप फिल्टर लगा के वहां पे निकालेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा बिहार में कितनी ज्वाइनिंग आपकी शुरुआत से लेकर अब तक। तमिलनाडु में अगर 4 ज्वाइनिंग भी है ना, सिस्टम आपको बता देगा कि ये 4 ज्वाइनिंग है, ये नाम है, ये मोबाइल नंबर है बंदे का। आप कीजिए ना बात लोगों से। तो आउट ऑफ टाउन मैंने काम किया सर। मैं एक एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा समय ले रहा हूं। लर्निंग फ्रॉम इवेंट्स, मैंने इवेंट से बहुत सीखा, हर मीटिंग में मैं जाता था, नोट्स बनाता था। आज भी मैं इस डिसिप्लिन में रहता हूँ। मीटिंग अगर स्टार्ट होगी ना, तो मुझे मालूम है कि अगर मैं मैं पानी बहुत पीता हूँ, लेकिन जिस दिन इवेंट है उस दिन मैं पानी नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पीऊंगा? क्योंकि मुझे मालूम है ज्यादा पानी पीऊंगा तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा और मैं बिल्कुल वहां से हिलना नहीं चाहता, तो मैं पानी पीता ही नहीं उस दिन, सेक्रीफाइस करता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार एक लाइन भी नहीं छूटनी चाहिए मेरे से। इतने मैंने नोट्स बनाए, इतनी मेरे पास में डायरियां भरी पड़ी। तो मैंने इवेंट से बहुत सीखा, आप भी इवेंट से बहुत ज्यादा सीखिए। लीड विद एग्जाम्पल, इसमें मेरा बहुत विश्वास था कि मैं एग्जाम्पल बनना चाहता था हर चीज में, चाहे वो लेवल चेंज करने की बात है, खरीदारी की बात है, होम मीटिंगें मैंने अपने घर से स्टार्ट की, हर चीज मैंने अपने एग्जाम्पल बन के स्टार्ट की। तो आपका एक गुण होना चाहिए इमीडिएट यस, ये पॉइंट बहुत गहरा पॉइंट है एक्चुअली। इफ कन्विंस्ड, इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन। अगर मैं किसी चीज से कन्विंस हो गया तो मैंने तुरंत उसको इंप्लीमेंट कर दिया। तुरंत इंप्लीमेंट मतलब उसको, देखिए बहुत बार हम बहुत सारी चीजों को सुनते रहते हैं, 1000 बार सुन लिया होगा किसी एक चीज को, लेकिन हम इंप्लीमेंट नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते। और जब तक हम अमल नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा रहा होगा कि मैंने किसी चीज को 10 बार सुना होगा, लेकिन 11वीं बार अगर मैं उस चीज से कन्विंस हो गया तो फिर मैंने उसको तुरंत इंप्लीमेंट किया। जैसे मैंने अपनी ड्रीम बुक के बारे में बताया कि 2010 में शायद कोई मीटिंग रही होगी, कोई ट्रेनिंग मैंने अटेंड की होगी, मैं कन्विंस हो गया तो मैंने उसी समय उसको उस पर काम करना स्टार्ट किया। कुछ उदाहरण मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि कौन कौन सी चीजों को मैंने इंप्लीमेंट किया तुरंत। जैसे बेसिक्स मुझे केसी छावड़ा जी के माध्यम से मालूम चले। तो मालूम भी कैसे चले, सतीश पंडित बिजनेस में आए। सतीश पंडित बिजनेस में आए तो सतीश पंडित जी की बैकग्राउंड एमबीए की
थी, वो नेटवर्क 21 में वहां पे थे, तो वो काउंसलिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। तो पंडित जी हर महीने मेरे पास में आते और एक पेपर के ऊपर में अपना स्ट्रक्चर बनाते और मेरे को बोलते कि सर मुझे बताइए कैसे काम करना है, मेरी काउंसलिंग कीजिए। तो मैं काउंसलिंग के बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं था, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं अपने तरीके से पंडित जी को बता देता। तो मुझे लगा यार काउंसलिंग अपलाइन से करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे नज़दीक में, जींद से नज़दीक में रहते थे केसी छावड़ा जी दिल्ली में, तो मैंने केसी सर से टाइम लिया, मैंने कहा सर मैंने काउंसलिंग के लिए आना है आपके पास में। तो मैं केसी सर के पास में पहुंच गया। तो मैंने भी जैसे पंडित जी मेरे साथ करते थे वैसे ही मैंने एज इट इज़, कई बार डुप्लीकेशन नीचे से ऊपर आ जाता है और अच्छा डुप्लीकेशन आना चाहिए, तो मैंने भी अपना लेग स्ट्रक्चर बनाया पेपर पे और केसी सर के सामने रख दिया कि सर मेरी काउंसलिंग कीजिए, मुझे कैसे काम करना है इस महीने बताइए। तो केसी सर ने कई सारी चीज़ें शायद बताई होंगी, लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में रही, केसी सर ने मुझे 6 बेसिक बताए और ज़िंदगी में पहली बार मुझे बेसिक्स के बारे में मालूम चला। तो उन्होंने बोला कि देखिए ये बेसिक्स हैं, ये काम करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और जब पहली बार मुझे लगे ना, तो मेरे दिमाग में जैसे एक बत्ती सी जल जाती है ना, वैसी एक बत्ती सी जली कि यार ये तो कमाल की चीज़ मिल गई मेरे को। अगर ऐसे ये काम किया जाए, स्टेप में काम किया जाए, तो फिर ऑटोमेटिकली नेटवर्क बन जाएगा। तो जिस दिन मुझे बेसिक मालूम चला और मैं उसी दिन कन्विंस हो गया, तो उस दिन के बाद में मैंने बेसिक्स को नहीं छोड़ा। मैंने सबसे ज्यादा आज तक किसी एक चीज पे बातचीत की होगी ना, तो 6 बेसिक पे बातचीत की होगी। थोड़ी बेसिक बदल गई, जो केसी सर ने बताया था वो थोड़ी अलग थी, आज थोड़ी फिर हमने थोड़ा उसमें बदलाव किया। तो जैसे बेसिक्स पे बातचीत की, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद केसी सर ने बेसिक्स पे उतना काम नहीं किया होगा जितना मैंने बेसिक्स पे काम किया, क्योंकि मैं उससे इतना कन्विंस हो गया। मुझे लगा कि यार ये सब कुछ है। उसी प्रकार से रिकॉग्निशन फंक्शन की जब मुझे इंपॉर्टेंस मालूम चली, भीलवाड़ा में प्रोग्राम होते थे तो वहां पे ट्रॉफी मिलती थी, तो मुझे मालूम चला कि यार ये रिकॉग्निशन फंक्शन में बड़ी ताकत है, इसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये कमाल कर सकता है। और कंपनी के बाद में इंडिया लेवल पे मैंने एक नया पैटर्न स्टार्ट किया, जो 1-15 का ईगल आप देखते हैं ना, तो 1-15 हिंदुस्तान में पहली बार, ईगल तो नहीं था लेकिन 1-15 पे जो लोग आते थे उनको हम लोग ट्रॉफी देते थे। 1-15 सेकंड लेग में 70,000 का बिजनेस, ये मैं ये कह सकता हूं कि मैंने शुरुआत किया तो शायद कोई गलत नहीं होगा। तो हमने ये शुरुआत किया और कुरुक्षेत्रा में एक हमने फंक्शन किया था, पहला फंक्शन कुरुक्षेत्रा के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में, जहां 1-15 पे आने वाले लोगों को हमने ट्रॉफी दी थी, ज्यादा बिजनेस नहीं था। तो वो वहां से वो पैटर्न स्टार्ट किया और रिकॉग्निशन फंक्शन का मैंने इतना फायदा उठाया और शायद वो एक बड़ा कारण बना मेरे बिजनेस को ग्रो करने में। बंगाल में गया, वहां मैंने किया, 1-15 से रिकॉग्निशन स्टार्ट किया। जब 1-15 पे ज्यादा लोग आने स्टार्ट हो गए तो मैंने कहा टीमों को कि अपने लेवल पे आप 1-15 से शुरू करो, मेरे लेवल पे जो फंक्शन होगा वो रॉयल्टी से स्टार्ट होगा। फिर रॉयल्टी से हम लोगों ने स्टार्ट किया, फिर रॉयल्टी इतनी ज्यादा आने लगी तो फिर मैंने टेक्निकल से स्टार्ट किया कि टेक्निकल वालों का ही रिकॉग्निशन होगा जो नए टेक्निकल आएंगे। फिर टेक्निकल ज्यादा आने लग गए तो फिर मैंने क्या किया, इमराल्ड से ऊपर वालों का रिकॉग्निशन किया। रामकृष्ण जी शायद जानते होंगे या देखा होगा, एक आध फंक्शन हमने चंडीगढ़ में कुछ फंक्शन किए, लुधियाना में कुछ फंक्शन किए। किसका रिकॉग्निशन होगा, जो नया इमराल्ड आएगा उसी का होगा वहां पे। मालदा टाउन में किए, पटना में किए, किनका, सिर्फ इमराल्ड वालों का ही होगा रिकॉग्निशन। तो उस लेवल पे मैंने उसका बेनिफिट उठाया और आज भी हम लोग उसके बारे में हम लोग बेनिफिट उसका उठाते रहते हैं। तो मैं कन्विंस हो गया तो मैंने उसको खूब इंप्लीमेंट किया। काउंसलिंग, जैसे मैंने बताया कि काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने अपलाइन से भी ली और जब मुझे लगा कि यार डाउनलाइन को देनी चाहिए तो मैंने उस पर खूब सारा काम किया। और क्या किया सर, नेक्स्ट मीटिंग अनाउंसमेंट, ये मैंने किसी एक टेप में सुना कि कोई भी आपकी मीटिंग रहती है तो अगली मीटिंग आपने उसी प्रकार की, अगली मीटिंग कब होनी है वो आगे उसी मीटिंग में डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो ये मैंने इसको इंप्लीमेंट किया। एकदम मैं एग्जांपल, इसके बड़े एग्जांपल बताऊं, फ्रेंड्स मीट 2020 हम लोगों ने किया। फ्रेंड्स मीट 2020 में हमने डिक्लेयर किया कि अगली फ्रेंड्स मीट 2021 हम 7 फरवरी को करेंगे। लॉकडाउन था, उसके बावजूद भी हमने CWSU एकेडमी पे वो मीट की, लोगों को बताया कि भाई हमने कमिटमेंट किया था और 7 फरवरी को इस समय हम लोग उस एक हमने इवेंट किया है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हम लोग वहां पे देंगे। और वही इवेंट अभी हमने चैट विद सुरेंद्र वत्स पे डाला है, आप उसको देखिएगा, बहुत शानदार प्रोग्राम है, 2.5-3 घंटे का, बिल्कुल
अनकट प्रोग्राम है जिसमें हमारे गेस्ट थे, फैमिली के साथ में डांस मस्ती सब कुछ है। उसकी क्वालिटी आपको ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी क्योंकि अपडेट करने में उसमें जो उसके फिक्शल्स हैं MBPS उसके कम अपलोड हुए हैं। तो ये आप भी आदत डालिए। जैसे आज मीटिंग है तो आज की मीटिंग के बाद में मुझे उम्मीद है कि रामकिशन जी ने बिल्कुल प्लान किया होगा कि अगली टेक्निकल चीवर्स की मीटिंग कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, तो वो हमेशा आपके पास में होना चाहिए। डुप्लीकेशन पे मैंने बहुत काम किया, मुझे लगा कि डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उस पर प्रेजेंटेशन बनाए, PPT बनाए, काम उस पर करना मैंने स्टार्ट किया। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे इमीडिएट मैं कैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ। जैसे रामकिशन जी से मेरी काफ़ी लंबी बातचीत हुई, इसमें मैंने एक प्रोग्राम देखा सुबह, आपकी सेहत आपके हाथ, मनीषा के साथ में। तो वहाँ अंकुश भाटिया ट्रेनर थी, तो उसने बोला कि भाई जो अनाज है ना हमें नहीं खाना चाहिए, ये गरीबों का खाना है, आप अगर फल फ्रूट अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। तो मैंने सुदेश को बोला कि यार इतने गरीब तो हम नहीं हैं कि फल फ्रूट नहीं खा सकें, तो हम अनाज छोड़ देते हैं। तो सुबह का प्रोग्राम 6 बजे डिसाइड किया कि अनाज नहीं खाना, 6 बजे डिसाइड किया। उसी दिन से 30 दिन का कमिटमेंट किया कि 30 दिन तक रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाना। उसी दिन से छोड़ दिया और उसको बढ़ाते बढ़ाते मैं 90 दिन तक लेके गया। आपको लगेगा कि यार क्या मैंने तीर मार दिया, अनाज नहीं खाया, रोटी नहीं खाई, और मैंने महसूस किया कि रोटी खाए बिना जिंदा रहा जा सकता है। रोटी खाए बिना पहले से ज्यादा एनर्जी हो सकती है और पहले से ज्यादा फिट हो सकते हैं। तो वो एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि बिजनेस में जो आप चीजें इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में भी वो चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी। तो ग्रेन को मैंने सेक्रीफाइस किया, तो वो भी कहीं ना कहीं उसी आदत की वजह से किया, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ऑलवेज पॉजिटिव, मैं हमेशा पॉजिटिव रहा, ये एटीट्यूड मेरा आज भी है। OP शर्मा जी मुझे ये कहते थे कि यार तुम किस मिट्टी के बने हो, कभी नेगेटिव ही नहीं होते। कई बार रहता है ना कि अपलाइन भी आपसे आपके सामने कई बार नेगेटिव टॉक करता है, तो जब वो भी नेगेटिव टॉक करते थे तो मैं उनको भी रोक देता था। तो मेरे को बोलते थे यार तुम कैसे आदमी हो, किस मिट्टी के बने हो, तुम हमेशा ही पॉजिटिव रहते हो। तो वो एटीट्यूड आपका शुरुआत से ही रहना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड सर। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड आपके अंदर में होनी चाहिए, कृतज्ञता का भाव रखिए, स्पेशली अप्लायंस के प्रति। उन्होंने जो कुछ भी दिया है ना, वो इतना, उनको उन्होंने बिजनेस दे दिया, आपको उनके माध्यम से बिजनेस मिला। ये एक इकलौती चीज ऐसी है कि जिंदगी भर हम उनके ऋणी रह सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने किया अपने, मतलब जब पैसा नहीं था तो मैंने जनरल कंपार्टमेंट में भी गया, एक दिन ही मतलब पूरे दिन में एक बार ही खाना खाया। तो अनाप शनाप खर्चे मैंने नहीं किए, और आज पैसा आ गया तो आज मैं कंगाली में नहीं जीता हूँ, आज मैं बिल्कुल खुल के इंजॉय करता हूँ चीज़ों को लेके, क्योंकि मेरा मानना है कि हम पैसा बनाने की मशीन नहीं है, सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना है, उस पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज भी करना है। तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका एक होना चाहिए सर। सपोर्ट इग्नोर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, सपोर्ट इग्नोर्ड डिस्ट्रीब्यूटर। आपने 2 काम करने हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स की सपोर्ट भी करनी है शुरुआत में, शुरुआती दिनों में जो आपके साथ होते हैं। नहीं, इसकी 2 मीनिंग है, चलो मैं दूसरा मीनिंग बताता हूं। सपोर्ट इग्नोर डिस्ट्रीब्यूटर का यहां मीनिंग ये है कि आपकी टीम में कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जिनको सब लोग इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी लोकेशन ऐसी है कि उनके नीचे तो बहुत बड़ा बिजनेस आ रहा है, उनके नीचे तो बिजनेस है, अब वो बीच में ऊपर हैं, अब वो थोड़ा बहुत बिजनेस करता है, उसके अप्लाइन उसको इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो डेप्थ में काम कर रहे हैं। तो वो अपने आप को इग्नोर्ड फील करना शुरू कर देते हैं कि यार मेरे को कोई संभाल नहीं रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं नेटवर्क में ऐसे लोगों को देखता हूं कि भाई जिनकी सेकंड लेग में काम है, बंदा काम करना चाह रहा है और उसके अप्लाइन उसको संभाल नहीं रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूं और जाके उसको थोड़ा सा एहसास कराता हूं कि यार मैं तेरे साथ में, बस सिर्फ एहसास करवाता हूं। एहसास करवा दिया, उसके एक आध मीटिंग ले ली, उसको स्पेशल थोड़ा सा एक रिकॉग्निशन दे दिया, और ऐसे लोग फिर जब उनको एहसास होता है ना कि मैं उनके साथ हूं, तो वो बंदा जो 10,000 का बिजनेस सेकंड लेग में कर रहा था, वो 10-10 लाख का बिजनेस करने लग गए, वो कोर टीम में आ गए वो लोग। कई सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास में ऐसे। तो आपकी टीम में ऐसे लोग, वो आपकी बड़ी लेग में हो सकते हैं, आप छोटी पे फोकस हैं, वो बड़ी में है, एक बात। दूसरी बात है, बड़ी में भी क्या है कि वो ऊपर है, डेप्थ में नहीं है।
हम इग्नोर कर देते हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, उनसे आपको बहुत सारा फायदा होना चाह रहा है। तो ये मैंने किया, आज भी मैं इसको खूब करता हूं। और ये लास्ट पॉइंट है, फाइंड ए कंपीटेटर, फाइंड ए कंपटीशन। आपने एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जिस व्यक्ति से आप फाइट करें। फाइट कैसे करें सर? मैं उसमें अपना एग्जांपल आपको शेयर करता हूं। राइट, मैं अपना एग्जांपल शेयर करता हूं। जैसे मैंने आपसे बातचीत की कि मैं भीलवाड़ा गया 20 अक्टूबर 2020 को, मैंने एक बड़ा प्रोग्राम देखा, और वो बड़ा प्रोग्राम देखने के साथ में मैंने वहां पे इंडिया के बहुत सारे लोगों को देखा, और वहां एक बड़े लीडर को मैंने अपना कंपीटेटर अपने मन में चुन लिया कि यार इनसे बड़ा बिजनेस मैंने करना है। वो मेरे क्रॉस लाइन में थे। मैंने न तो उनको बताया कि भाई मैं आज से मैंने आपसे बड़ा बिजनेस करना है, मैंने अपने अंदर में सोच लिया कि भाई इनसे बड़ा, और कंपटीशन करना है तो कंपटीशन किससे करते हैं आप? बहुत मजबूत से मत कीजिए। कुश्ती करेंगे और आप बड़े पहलवान से करेंगे तो आपको टांग पैर तोड़ के आपको घर भेज देगा, और कमजोर से करेंगे तो फिर आप कितने भी कर लो आपको वाहवाही मिलने वाली नहीं है। तो थोड़ा मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत भी नहीं। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपके आजू बाजू में ऐसे कौन लोग हैं जिनको आप मन में अपना कंपटीटर मान लीजिए और ये सोच लीजिए कि भाई उनसे बड़ा बिजनेस करना है आप। तो एक ऐसे साथी थे, उनको मैंने अपना कंपटीटर माना। उनका बड़ा बिजनेस था, कई सारी जगहों पे बिजनेस था, उनका रिकॉग्निशन ज्यादा मिलता था उनको। तो मेरा ड्रीम था कि यार इनके लेवल पे जाना है। मैंने उनके लेवल पे गया, तो मैंने वहां से फिर पोजीशन पे मैंने स्टे नहीं किया कि यार अब तो इनसे बड़ा बिजनेस हो गया। मैंने फिर मुझे लगा कि यार इनसे मैंने जितना बिजनेस इनका है ना, उतना बिजनेस मैंने अपनी डाउनलाइन वाले लोगों का करना है। इनका जो पिन लेवल है, ये लेवल मेरी टीम के लोगों का होना चाहिए। तो वो एनर्जी देता है, अगर आप उसको एक पॉजिटिव वे में आप लेते हैं तो वो आपको एनर्जी देगी। और स्पेशली आज जिस लेवल पे है ना, आज इस मौके पे मैं आपको ये विशेष तौर से जोर देना चाहूंगा कि आप अपना कंपटीटर चूज कीजिए कि कौन कंपटीटर है आपका, और फिर जान लगा दीजिए। फिर पागल देखिए, कंपटीशन में जो हमारे अंदर का आउटपुट निकलता है ना, वो और कभी निकल नहीं सकता। वो स्कूल में कंपटीशन की भावना हमें इसलिए सिखाई जाती है, हम अपनी जिंदगी में भी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनको मैंने फॉलो किया है और जिनकी वजह से मैं आज आपके बीच में हूं। तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों की वजह से हूं। अब इनमें से आप कितना इंप्लीमेंट करेंगे आई डोंट नो, लेकिन आप मेरे को ये नहीं कह सकते कि जी मैं तो आप जैसा बनना चाहता हूं था, आपने बताया नहीं कि आप जैसा कैसा बन सकता हूं। आप ये भी नहीं कह सकते जी मैं तो डायमंड बनना चाहता था, बस मुझे तरीका नहीं मालूम चला, नहीं तो मैं बन जाता। तो तरीका आपको मालूम चल गया है सर। और अच्छी बात यह है कि अभी 36 के 36 लोग सारे के सारे हमारे बीच में उपस्थित हैं, सारे के सारे टेक्निकल अचीवर्स उपस्थित हैं, और उनमें से अधिकतर लोग जो हैं अभी वीडियो ऑन की स्थिति में हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है हम सब लोगों के लिए कि हमने एक और नया कीर्तिमान आज स्थापित किया है। राइट सर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं सर, अभी मैं पहले तो एक बार है ना जो जो चीज़ें मैंने बताई है उसको मैं एक बार रिपीट करता हूँ। रिपीट करने के बाद में जो पर्ल अचीवर हैं वो जल्दी से फ्री हो जाएंगे। फ्री हो जाएंगे मतलब वो फास्ट गति से अपने आप को लिव करेंगे मीटिंग से। लेकिन पर्ल अचीवर में से कोई एक व्यक्ति अगर मेरे से कुछ भी प्रश्न पूछना चाहता है, कुछ भी प्रश्न पूछना चाहता है, तो एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो व्यक्ति मेरे से कुछ भी प्रश्न पूछना चाहता है, आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर पूछेगा तो उसका ज्यादा आउटपुट मिलने वाला है हम सब लोगों को। तो क्या क्या बातचीत की सर मैंने? सबसे पहले मैंने बातचीत की कि आपके अंदर है ना अपने लेवल को बदलने का पागलपन होना चाहिए। और पागलपन के साथ में लास्ट वाले पॉइंट को भी इसी में ऐड कर रहा हूं कि आप अपना कंपटीटर ढूंढिए और उस कंपटीटर के ऊपर में उससे बड़ा करना है। बस आपने ईर्ष्या नहीं करनी है। मैंने कहा कि विरोधाभास है बहुत सारी जगह जिंदगी में। आप अगर आप उससे ईर्ष्या करने लग जाएंगे, यार इससे बड़ा करना है, इससे बड़ा करना है, उसकी लाइन को छोटी नहीं करना कि यार उसके लोगों को तोड़ तोड़ के मैं जोड़ दूंगा तो अपने आप बड़ा हो जाऊंगा, वो वाला नहीं काम करना सर। ईर्ष्या तो आपको खत्म कर देगी। वो जब प्रार्थना करे ना भगवान से तो दो अगरबत्ती लगानी है। एक अगरबत्ती ये लगानी है कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए, और दूसरी ये भी लगानी है कि जो मेरा कंपटीटर है उसका भी कम नहीं हो,
उसका अगर कम हो गया और फिर आपका बड़ा हो गया तो क्या मतलब हुआ उस चीज का, कि भगवान उसका भी बढ़ाना लेकिन मेरा उससे ज्यादा बढ़ाना। तो उस मनोकामना के साथ में, उस भावना के साथ में आपने काम करना है। और फिर मैंने बातचीत की कि टाइगर टीम में बहुत सारी स्ट्रेंथ है, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, आप डिजर्व करते हैं हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बनने की। हमें अपने प्रयासों को परिणामों में बदलना है और अगले जो महीने हैं हमारे, स्पेशली ये जो साल है, दिसंबर तक का एक रोड मैप आपके पास में होना चाहिए अपने पिन लेवल्स को चेंज करने का। एक बड़ी अच्छी बात क्या है, टाइगर टीम ने बड़ा अच्छा काम इस दिशा में किया है कि हम लोग एक बार बिजनेस बढ़ाने में विश्वास नहीं रखते, हम लोग रेगुलर ग्रोथ पे हम लोग काम कर रहे हैं पूरी की पूरी टीम, कि भाई सितंबर में बढ़ गया और फिर कम हो गया, तो उस पैटर्न को हम लोगों ने बिल्कुल नकार दिया है। तो उसी पैटर्न को आप फॉलो कीजिए, एक ग्रोथ पे हर महीने 5% की ग्रोथ हो, 10% की ग्रोथ हो, एक ग्रोथ को आप मेंटेन करने के लिए आप काम कीजिए और दिसंबर तक का एक टारगेट बनाइए। जब हम नए नए जोश में होते हैं ना सर, कोई चीज हमें सुनी है तो उसी समय हम कुछ होमवर्क करना चाहिए। तो इस मीटिंग के तुरंत बाद में आप एक होमवर्क ये कीजिए कि दिसंबर तक के आपने टारगेट बना रखे होंगे आई थिंक, अगर नहीं बना रखे हैं तो वो टारगेट बनाइए, उनको रिवाइज कीजिए एक बार दोबारा से, कि आज अगर थोड़ा जोश आ गया तो उस जोश के साथ में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं कि आपने इस महीने में, जून महीने में कितना बिजनेस क्लोज करना, जुलाई में कितना, अगस्त में कितना, सितंबर में कितना, दिसंबर तक का आप वैसा टारगेट बना सकते हैं, मार्च 2022 तक का भी बना सकते हैं, इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट क्लोजिंग तक का, तो वैसा एक टारगेट आप बना के रखिए। और उसके बाद में मैंने अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बातचीत की, 14 स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपसे बातचीत की। और एक चीज मैं बहुत ईमानदारी के साथ में कहना चाहता हूं आप सब लोगों के साथ में, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में, हालांकि हमारी आरसीएम की जो लीडरशिप है ना वो अल्टीमेट लीडरशिप है और बहुत कुछ हमें सब लोगों से सीखने को मिलने को पड़ता है। हम लोग यूनिक एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे होंगे, सारे आरसीएम ऑफिशियल चैनल को भी हम लोग फॉलो कर रहे होंगे,